नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स की। पिछले कुछ करंट अफेयर से हमारी क्लास थोड़ा सा डिले हो रही थी, लेकिन लास्ट वीक हमने इसको जो है वो मैनेज किया। और जैसे आज 20 तारीख है, तो अब हर वीक आपको जो करंट अफेयर्स यानी जैसे ही वो वीक कंप्लीट होगा वो मिलेगा। इसके अलावा अभी आपको एक एमपीपीएससी का जो अप्रैल में एग्जाम है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, इसकी क्लास भी नेक्स्ट वीक में आपके लिए प्लान करूंगा। पूरा डिकोड करेंगे सिलेबस को, एक्चुअल पेपर कैसा आ रहा है, लास्ट 2 साल के पेपर के साथ सिलेबस को प्लान करके एनालिसिस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे काफ़ी हेल्प होगी आपको समझने की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे भी करिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स की क्लास वैसी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं है जैसी जनरली हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। यहाँ हम करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट्स के जोड़ के पढ़ते हैं और सब्जेक्ट को भी करंट अफेयर्स के साथ तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस वीक का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से संबंधित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल? अब पहले तो समझिए प्रश्न लिया क्यों है। तो अब हम बहुत अच्छे से जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में हुआ। हम उनके जन्म के 150 वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जो निधन है वो 15 दिसंबर 1950 को हुआ। उसके 75 साल पूरे हो गए डेथ एनिवर्सरी के, यानी उनकी पुण्यतिथि के। दोनों ही स्थिति में प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। अभी हम चूंकि जो अगर कहा जाए, जैसे लिखा है, प्राइम मिनिस्टर पे टू ट्रिब्यूट द आयरन मैन सरदार पटेल ऑन हिज 75th डेथ एनिवर्सरी, इसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हुआ। अब प्रश्न बनेगा कैसे, उसके अप्रोच को समझिए। पहले तो देखिए, वे भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक जो अगर कहा जाए उसके समय थे, जहां पर मतलब उससे तो इनका जुड़ाव है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हुई। तब तक पटेल जो है वो हमारे साथ थे। एस के धर धर कमीशन, आपको मालूम है स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, इसके लिए जेबीपी कमेटी, एस के धर कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन अनाउंस हुए थे 1951 में, और 1951 से 1952 तक चले। और मई 1952 में भारत का पहला जो अगर कहा जाए, मतलब अगर कहा जाए इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे सामने आई, और हमारी पहली लोकसभा का गठन मई 1952 में हुआ। उस समय तक सरदार पटेल हमारे साथ नहीं थे। ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद को कैसे भारतीय संघ में शामिल किया जाए, इसके लिए चलाया गया। चूंकि वो खुद ही सरदार पटेल ने चलाया था, इसलिए वो भी हमारे लिए है कि हाँ आएगा। अब ध्यान से समझिए, आप सिंपल कंसेप्ट करिए कॉपी में, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा यूपीएससी में और एमपीपीएससी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के इवेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे एक, भारत की स्वतंत्रता के पहले, ठीक है, यानी 1947 से पहले की स्थिति को कर लीजिए। 1947 से पहले की स्थिति, जैसे सपोज मान के चलिए खेड़ा सत्याग्रह। अब वो मार्च 1918 में हुआ था, हालांकि उसमें वो मेन लीडर नहीं थे, उसमें तो महात्मा गांधी थे, लेकिन वो थे तो महात्मा गांधी के साथ। उनकी राजनीति की शुरुआत तो सरदार पटेल की वहीं से हुई। तो 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल आंदोलन, 1928 का बरदोली सत्याग्रह, फिर उसके बाद 1931 में जो कराची कांग्रेस सेशन, जिसके कारण मैं आज आपके साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ। ये जो फंडामेंटल राइट हमको दिए गए, वहाँ के ना व्यक्ति की स्वतंत्रता, वो कराची सेशन में ही पहली बार फंडामेंटल राइट का मुद्दा उठा। और बाद में वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो मूल अधिकारों की जो मुख्य समिति और अल्पसंख्यक अधिकारों की जो मूल समिति थी, उसके अध्यक्ष भी थे। उप समितियां तो उन्होंने बना रखी थी, बट तो अगर हम ये तय कर लें कि यार सरदार पटेल स्वतंत्रता के पहले उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे, स्वतंत्रता के बाद क्या थे। वो जैसे स्वतंत्रता के पहले एक और, आप सब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप में से कितनों को याद है कि वो जो अगर कहा जाए कौन सा वर्ष था जिस साल सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के फर्स्ट बैच को उन्होंने एड्रेस किया था? ठीक है, कितनों को याद है? यहाँ पर 21 अप्रैल 1947 का दिन, क्योंकि हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने एड्रेस किया 21 अप्रैल 1947 को। और उसमें उन्होंने पूरी बागडोर इस देश को चलाने की जो है वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर रखी, जिसके कारण हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, जो उनके स्पीच का एक वर्ड है। तो आपकी तो बड़ी जिम्मेदारी बनेगी भविष्य में इस देश को चलाने। जैसे कहते हैं ना वो मकान बनता है तो सरिये का क्या रोल होता है, लोहे के जो सरिये है ना, वो उसमें अगर जंग लग गया है, वो जंग भ्रष्टाचार है, वो लग ही रहा है आजकल, तो अधिकारियों में बहुत ज्यादा लगने लगा, तो पूरा ढांचा ही चरमरा के गिर जाता है। तो 21 अप्रैल 1947, ये हमने एक लिस्ट बना ली कि यार जो है स्वतंत्रता के पहले की इवेंट 21 अप्रैल 1947 हमने कर लिया।
और फिर 21 अप्रैल 1947 के बाद हमने, ये भी याद रखिएगा, कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा कि 21 अप्रैल 2006 से भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि हर साल उस दिन को याद करने के लिए हम सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट करें। तो 21 अप्रैल 2006 से हम हर साल सिविल सर्विस डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आपको याद रखना, मतलब कोई पूछे, एक सेकंड, बस कैमरा इधर जा रहा। फिर स्वतंत्रता के बाद के इवेंट्स में वो आपको याद रखना है, और वो घटनाएं जो लगभग हमें उस पॉइंट के आसपास ले जा रही हैं जहां उनका निधन हुआ था। जस्ट लाइक भारतीय गणतंत्र का पहला उत्सव जो हमने मनाया होगा, यानी कि 26 जनवरी 1951, उस समय पटेल हमारे साथ नहीं थे। सरदार पटेल जो है अगर कहा जाए, उनका निधन हो चुका था। तो आपको मतलब सिलसिलेवार ये चीज याद रखना चाहिए कि यार 15 दिसंबर 1950 के बाद क्या घटनाएं घटी होंगी। जैसे पहला जनरल इलेक्शन अनाउंस हुआ होगा, तब वो नहीं थे। भारत ने अपने गणतंत्र दिवस का पहला, जो अगर कहा जाए पहली वर्षगांठ मनाई होगी, तब वो हमारे साथ नहीं थे। यानी ऐसे ही बहुत सारे जो अगर कहा जाए टॉपिक्स वहाँ एग्जाम वाला पूछ सकता है। जैसे आज आप जिन राज्यों को देख रहे हैं, वो जस्टिस फजल अली आयोग की जो अगर कहा जाए रिकमेंडेशन पर, तो फजल अली कमीशन तो 1953 में उसने अपने रिकमेंडेशंस के ऊपर काम करा। फिर कैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास हुआ, तब भी हमारे साथ जो है वो सरदार पटेल नहीं थे। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। करंट तो अपनी जगह काम कर रहा है। यहाँ तो करंट के दो क्वेश्चन दिख रहे हैं कि यार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो पुण्यतिथि कितने वर्ष हो गए, 75, उनके जन्म को कितने वर्ष हो गए, 150 साल। ये दोनों चीजें अभी हमको दिख रही। जन्म वाला अभी हम कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट करके आए, ठीक है, यानी अक्टूबर में। वो ऑलमोस्ट मुझे नहीं मालूम है कि आपको, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने उस समय भी जो है वो आपको पढ़ाया था और कहा था कि इवेंट उनके जीवन के आपको याद रखना है, यानी 31 अक्टूबर 1875, और ये 15 दिसंबर जो अगर कहा जाए 1950। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सॉरी दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब ये क्यों लिया, तो पहले देखिए, दादा भाई नौरोजी के जन्म को हो रहे हैं 200 साल, सितंबर में ही हो गए थे 200 साल। हालांकि सरकार ने इसको सेलिब्रेट नहीं किया, हमने ज्यादा कहीं आर्टिकल्स में देखा नहीं। उसके पीछे शायद एक कारण है कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 3 बार, ये भी रहा हो सकता है, अब जो भी मंशा जिसकी रही हो। तो लंदन में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। यानी वहां पर किया गया क्योंकि वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है वो मेंबर थे। वो अभी हम देखेंगे। तो कौन सा कथन उनके बारे में असत्य है, तो पहला, उनके द्वारा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी गई, बिल्कुल सही है। ये बुक उनके द्वारा लिखी गई क्योंकि ये वही पहली बुक है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के लिए एविल्स ऑफ ऑल एविल्स, अनिष्टों के अनिष्ट, और वेल्थ ड्रेन की थ्योरी में ये बताया कि अंग्रेज उन बादलों की तरह है जो पानी तो यहाँ का पी रहे हैं लेकिन उसकी बारिश ब्रिटेन में जाके कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने राष्ट्र गोफ्तार नाम का समाचार पत्र शुरू किया, जो पारसी कम्युनिटी को रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने शुरू किया, जो अगर कहा जाए ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हर चीज मैं करंट अफेयर्स में सब्जेक्ट की पूरा पूरा पढ़ा दूं, वो भी संभव नहीं है। दादा भाई नौरोजी 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने, ये बिल्कुल गलत है। यही क्वेश्चन हमारा जो है वो गलत हो गया कि वो 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं थे, यानी ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। ये आपको जो है वो याद रखना है। चौथा, कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी की टिकट पर चुने जाने वाले वो पहले भारतीय थे, ये भी सही है। इस प्रकार इस टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो ये सही है, ये सही है, ये सही है। केवल और केवल अगर कहा जाए गलत है तो ये वाला एक जो है वो गलत है, बाकी जो अगर कहा जाए तीनों सही है। अब क्यों है देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बड़े जानी मानी हस्ती थे, और एक बार नहीं, वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1893 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उसके बाद उससे पहले 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और तीसरी बार वो 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1906 के बाद वो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, यानी टोटल 3 बार। ये भी पूछ ले कि कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, तो 3 बार। अब कहानी ऐसी है कि 1905 में क्या हुआ, जब बंगाल का पार्टीशन कर दिया, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि साहब एडमिनिस्ट्रेटिव हमको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो प्रशासनिक कारण बता के उसने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। तो लोग विरोध कैसे करें, तो लोगों को लगा कि यार कांग्रेस के सेशन में जो है वो हम रिजोल्यूशन लाएंगे और इस पार्टीशन को कैंसिल कराएंगे। लेकिन उस समय कांग्रेस के ऊपर बड़ा वर्चस्व था अंग्रेजों का, कई अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के ऊपर रह चुके थे। तो जो है वो 1906 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ,
उसमें जो है वो अगर कहा जाए कांग्रेस स्प्लिट होने की कगार पर आ गई, यानी नरम दल और गरम दल, दो दल में, जिसको अपन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, दो दलों में वो टूटने की स्थिति में थी। और क्योंकि जो उग्र नेता थे, लाल बाल पाल जिनको कह रहे हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इनको लगा कि नहीं यार, हमारी मांग पूरी नहीं हो रही, तो हम अलग, अपने आप को अलग रखेंगे। लेकिन चूंकि दादा भाई नौरोजी, जिनको हम ऐसे भी क्या बोल रहे हैं, ग्रैंड ऑन मेन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष, उनके सम्मान के कारण 1906 में कांग्रेस का स्प्लिट नहीं हो पाया। और फिर 1907 में दादाजी भाई नौरोजी ने कहा भैया अब मेरे को मत करो, क्योंकि मैं चाहकर भी नहीं रोक पाऊंगा इनको, और ये स्प्लिट हो जाएगा। और फाइनली 1907 में कांग्रेस का सेशन हुआ सूरत में, 1906 में हुआ था कलकत्ता में। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हुआ था? 1905 की उस घटना से ही वो कलकत्ता जुड़ा हुआ। तो सूरत में जो अगर कहा जाए जो सेशन हुआ, उसमें राज बिहारी घोष को जो है वो चेयरमैनशिप दे दी गई। और राज बिहारी घोष की चेयरमैनशिप में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, दो हिस्सों में विभाजित हो गई। एक मॉडरेट कहलाने लगे, एक एक्सट्रीमिस्ट कहलाने लगे। हालांकि ज्यादा समय तक ये जो अगर कहा जाए स्प्लिट नहीं रहा। 1916 में जाके ये फिर जो अगर कहा जाए लखनऊ कांग्रेस सेशन में एक हो गया। उसके पीछे था कि जितने मॉडरेट लीडर थे, या तो उनकी एज बहुत ज्यादा थी, या अगर कहा जाए उनमें से ज्यादातर की डेथ हो गई, है ना। जैसे अगर कहा जाए कि हम इसको ऐसे समझें कि दादा भाई नौरोजी ले लें, तो 1917 में तो उनका निधन ही हो गया, दादा भाई नौरोजी का, है ना। और फिरोज शाह मेहता, ये सब लीडरों की या तो डेथ हो गई थी, या मतलब अब अपने आप को उन्होंने राजनीति से दूर कर लिया था, तो ज्यादातर एक्सट्रीमिस्ट ही बचे थे। इस नजरिए से ये क्वेश्चन, अब आप सोचिए ना, ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया? इसीलिए लिया कि अभी किसी इवेंट को 200 साल हुए, तो एग्जाम वाला भी, और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, ध्यान रखिए, अगर आप अच्छे एग्जाम्स को प्लान करते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। वनडे वाले में भी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अच्छे एग्जाम को प्लान करते हैं तो फिर जो अगर कहा जाए आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इससे। तो ये आपको याद रखना है, इसमें ये भी एक वर्ड याद रखना है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के टिकट पर, ये पार्टी भी याद रखना है, लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने जाने वाले पहले भारतीय। और यही रीजन है कि आप देखो लंदन में, ये लिखा ना, लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर अगर कहा जाए हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक विशेष स्वागत समारोह आयोजित किया गया। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश संसद के लिए एक लोकप्रिय चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। बाकी तो फिर जो है वो आपसे मैं उम्मीद करता ही हूँ कि आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ ही लीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन आपको हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्यों आएगा। क्या होता है, हमने पेपर सेटर को पका पकाया क्वेश्चन दे दिया है ना, यहाँ पर 3 देश की यात्रा करी। तो एक प्रश्न तो ये आ गया कि अभी दिसंबर में वो किस देश की यात्रा पे नहीं गए थे? ओमान गए, इथोपिया गए, जॉर्डन गए। अब याद करो, अभी जस्ट नवंबर में भी अफ्रीका की एक यात्रा करी उन्होंने। और वो यात्रा क्या थी? वो यात्रा अफ्रीका की कहाँ हुई? वो हुई आपकी साउथ अफ्रीका की। तो वो क्लैश कराएगा। एक क्वेश्चन तो ये दे देगा कि अभी किस देश की यात्रा पर नहीं गए, यानी दिसंबर में किस देश की यात्रा पे नहीं गए, तो दक्षिण अफ्रीका आपको याद रखना है, जोहान्सबर्ग में G20 की यात्रा पर गए थे, लेकिन नवंबर में। ये एक हो गया। दूसरा, अब अगर आप ध्यान से देखें, 15 से 18 दिसंबर 2025 तक नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथोपिया, ओमान की यात्रा के दौरान किस देश ने उन्हें अपने नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया? तो ओमान, ठीक है, और इथोपिया, दोनों ने, जो अगर कहा जाए, उन्हें अपने नागरिक सम्मान, दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री को इथोपिया ने सर्वोच्च सम्मान से, ठीक है, प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। तो पीएम मोदी को इथोपिया और ओमान दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। अब ये सम्मानों के नाम इसलिए याद नहीं रखना क्योंकि सम्मान में कंट्री आ ही रही है। तो प्रधानमंत्री जी को अब तक 28 देशों के सम्मान मिल चुके हैं। आप वो सम्मान याद करिए जिनमें कंट्री नहीं आती हो, वो मत करिए जिनमें कंट्री आती हो। जैसे आपको दिख रहा है इथोपिया, अब नाम में ही इस सम्मान में जो अगर कहा जाए इथोपिया के सम्मान में कंट्री का नाम आ रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, है ना। तो ये लिखा ना, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, तो बात ही खत्म है। दूसरा कि प्रधानमंत्री जी के जाने की रणनीति भी, अगर आप ध्यान से, अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखें, देखिए मैं आपको एक मैप में दिखाता हूँ ये चीज कितना रोल प्ले करता है यहाँ पर। और इसमें आप मैप रीडिंग भी करिए, है ना। मेरे को कभी समय मिलेगा तो मैं आपको मैप रीडिंग भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ। अभी हमने ये मिडिल ईस्ट का मैप खोला। अब ध्यान से देखिए, प्रधानमंत्री जी की यात्रा कहाँ है? प्रधानमंत्री जी की यात्रा है जॉर्डन, प्रधानमंत्री जी की यात्रा है ओमान, और प्रधानमंत्री जी की यात्रा है इथोपिया। अब आप सोचिए,
आप में से सभी लोगों को मालूम होगा इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा जियो पॉलिटिकल इशू और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कोई बेल्ट है तो ये मिडिल ईस्ट का ये बेल्ट है। मेडिटेरियन से सुएज कैनाल वाला रास्ता तनाव भरा है। ठीक है, इसके पीछे इसराइल का भी इश्यूज है और अन्य जो है मुद्दे भी है। और सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्रों में से ये है। इस पूरे क्षेत्र में हम अपने वर्चस्व को कैसे बनाए रखें। कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सपोज इन देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए इसराइल को लेकर, ये इसराइल जॉर्डन से लगी सीमा है इसराइल की, इसराइल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, हम पूरा यूरोपियन ट्रेड, ठीक है, जितना भी यूरोप से ट्रेड कर रहे हैं, अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, वो बकायदा अरेबिक सी से, गल्फ ऑफ अदन से, रेड सी से, सुएज कैनाल से, मेडिटेरियन सी से, ठीक है, अगर कहा जाए जिब्राल्टर स्ट्रीट से होते हुए आगे बढ़ता है। इस स्थिति में अगर इन देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर होंगे तो कल को भविष्य में कोई परिस्थिति में हमारे साथ सहयोगी हमारा साथ देंगे। दूसरा, आपको ये मालूम होगा कि चाणक्य नीति अगर आप पढ़े है ना, तो चाणक्य नीति भी ये चीज बताती है, चाणक्य के और भी आप चाणक्य का षटगुण सिद्धांत पढ़ लीजिए, ठीक है, या अगर कहा जाए उसका विजिगीषु का सिद्धांत पढ़ लीजिए। कभी भी पड़ोसी मित्र नहीं हो सकते। पाकिस्तान से लगा हुआ है ओमान, पाकिस्तान और ओमान के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते। ठीक है, पाकिस्तान और ईरान के संबंध अच्छे नहीं हो सकते, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हो सकते, पाकिस्तान और इधर इथोपिया, इनके संबंध भी अच्छे नहीं हो सकते। हम इनसे पड़ोसी, आज आप सोचिए ना, हमारे अफगानिस्तान से संबंध अच्छे हैं, हमारे तुर्कमेनिस्तान से संबंध अच्छे हैं, आज हमारे ईरान से संबंध अच्छे हैं। ठीक है, इन सब देश आज हमारे जो अगर कहा जाए सऊदी अरब, इससे मतलब ये सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये यात्रा है, लोग कहते हैं ना कि वो चले आते घूमने, प्रधानमंत्री जो अगर कहा जाए वो तो मनोरंजन कर रहे हैं, आप उस चीज को कभी जियो पॉलिटिकल इशू में पढ़ो तो समझो तो उसकी भूमिका को। आज आप ऐसे समझिए कि कल को यहां से एक शिप जा रही है, उस शिप में 200 भारतीय, थोड़ी देर के लिए समझिए, और वो रेड सी में फंस गया, इन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यहां पर इसराइल और अगर कहा जाए कि इन देशों में युद्ध छिड़ गया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तब हमारे ये जो है अगर कहा जाए रिलेशंस ही हमारे जहाज को निकाल कर लाएंगे। क्यों? क्योंकि ना तो इरिटिया रोकेगा उसको, ना इथोपिया रोकेगा, ना तो यमन रोकेगा, ना तो ओमान रोकेगा, हमने सबसे अपने संबंध अच्छे बनाए। ऐसे ही प्रश्न जो है वो एग्जाम वाला पूछता है, और आप देखिएगा ये मैप रीडिंग बहुत आती है आजकल। अभी आपको यूपीएससी में इस साल पूछेगा कि ओमान से इनमें से कौन सा जो अगर कहा जाए देश ओमान से सीमा साझा नहीं करता। इथोपिया से लगे हुए देशों की सीमा पूछ लेगा, साउथ सुडान, सुडान, ठीक है, सोमालिया, ये सब यही आ रहे हैं। आप तो रिकॉर्डिंग करके रखिए इसको, देखिए जो अभी यूपीएससी का पेपर होगा, मतलब अप्रोच बेस्ड चीजें अब एग्जाम वाला जो है पूछने लगा है। तो ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद ही रहेगा। फिर अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में शिवराज पाटिल का निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस पद पर नहीं थे। राज्यपाल पंजाब थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, लोकसभा अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो आपको कोई भी पेपर आप जहां भी पढ़ रहे हो उसमें ये लिखा ही हुआ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि वह 7 बार लोकसभा सांसद, 10वीं लोकसभा के स्पीकर, 2008 के मुंबई हमले के समय गृह मंत्री, यानी वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा डिप्टी स्पीकर, ठीक है, जो अगर कहा आ जाए कि भारत के गृह मंत्री, इसके बाद पंजाब के जो है वो राज्यपाल, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे, उनका अभी निधन हो गया। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हाल ही में शिवराज पाटिल जी का निधन हुआ, वह निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पे थे। या घुमाने के लिए पूछेगा कि इनमें से कौन सा लोकसभा स्पीकर के पद पर भी रहा, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति लोकसभा स्पीकर के पद पर भी रहा, तब हमको दिमाग वहां एकदम, अब फिर लगता अरे यार क्या इतने, अभी ये तो याद कर लिया कि जीवी मावलंकर है, हो गया, अभी के ओम बिरला है, हो गया, अगर कहा जाए मीरा कुमार पहली महिला हो गई, ये हो गई, यानी वो चीजें तो समझ पड़ रही हैं कि जो न्यूज में आ गया वो तो हमने कर ही लिया, लेकिन अचानक ऐसा सरप्राइजिंग आ जाए, आज आप सोचिए ना, आप में से कितनों को ये चीज पता थी? क्या आप पूरे लोकसभा के स्पीकरों के नाम याद रख सकते हैं? मतलब प्रैक्टिकली ये चीज व्यवहारिक रूप से क्या संभव है? आप में से कितनों को मालूम है कि जीवी मावलंकर के बाद, ठीक है, एम ए अयंगर जो है अगर कहा जाए लोकसभा स्पीकर थे? आप में से कितनों मालूम है कि उसके बाद हुकुम सिंह लोकसभा स्पीकर थे? नहीं मालूम होगा ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। हम किनको याद करते हैं? पहला जीवी मावलंकर, गांधीवादी टोपी पहनते थे, फिर नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि वो लोकसभा स्पीकर थे, उन्होंने उस पद से रिजाइन किया जब जाके जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ठीक है, तब 2 बार रहे, पहली बार लड़ा तो हार गए, दूसरी बार रहे तो अनअपोज चुने गए, मतलब उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ। वो अपने को याद रखा। बलराम झाकड़ 10 साल लोकसभा स्पीकर रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे।
ठीक है, वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे यहाँ पर अगर कहा जाए। और रवि राय तो लोकसभा स्पीकर थे, बहुत चर्चित उनका कार्यकाल रहा, उस समय बहुत सारी चीजें हुई। हालांकि छोटा कार्यकाल है। उसके बाद शिवराज पाटिल। तो टेक्निकली हमको प्रश्न कैसे पकड़ना आना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि यार एक ट्रेडिशनल है जो यूनिक क्वेश्चन को बना रहा है, और एक उसमें आगे कहीं अपनी जगह करंट के कारण जगह अपनी जो है वो डाल रहा है। और एग्जाम से निकल के लगता है कि यार बताओ कितना पढ़ लो साला, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पेपर, कितना याद करेंगे, तब अपने को समझ पड़ता है कि यार ये तो ऐसा गड़बड़ घोटाला है। अगला है, राम वनजी सुतार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? वे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, नो डाउट, सबको मालूम। उनका जन्म गुजरात में हुआ, ये गलत है। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ। मैं आपको ऐसे बताऊं, कई बार क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 2-2.5 महीने पुरानी बात होगी। मैं एक दिन क्लास में अपनी, मतलब मेरा जो ऑनलाइन बैच चलता है उसमें बच्चों से गवर्नर के बारे में कुछ टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, तो नवसारी की कोई न्यूज़ पढ़ा रहा था। तो मैंने उनसे, हाँ, टाटा टाटा का जो केस था, जो टाटा एयरलाइंस का, तो मैंने उनसे पूछा था कि नवसारी का टाटा एयरलाइंस से कैसे जुड़ाव है। तो बच्चों ने आंसर नहीं किया। तो फिर मैंने बताया कि जमशेदजी टाटा का जन्म स्थल है नवसारी, और वो गुजराती थे। तो हम टाटा को कहाँ से देखते हैं कि वो टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट जो अगर कहा जाए जमशेदपुर में जो है लगाया, तो हमारा दिमाग जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल उधर चला जाता है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि अच्छा बताओ, हमारे मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल का जन्म वहाँ है, नवसारी में? तो मैंने कहा कि अभी जो हमारे राज्यपाल है गुजरात से ही है, तो ऐसे। तो वो क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में 1-2 हफ्ते पहले किसी एग्जाम में मैंने देखा। तो कई बार क्या होता है ना कि जो इस तरह से जो सिनेरियो बनता है वो आपस में लिंक होता है। तो उनका जन्म तो वहां नहीं हुआ था, उनकी मृत्यु गुजरात में। प्रसिद्ध स्टेचू ऑफ यूनिटी मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है उनके द्वारा। हाँ, अब स्टेचू ऑफ यूनिटी को जरूर पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब जरूर पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से यहाँ पर। और तीसरा कि उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक, उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। गलत क्या है अगर हम देखें तो केवल एक ये गलत है कि उनका जन्म जो अगर कहा जाए गुजरात में, उनका जन्म गुजरात में नहीं हुआ, उनका जन्म महाराष्ट्र में। तो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। स्टेचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर और प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार का 100 वर्ष की आयु में निधन। यहाँ पर ये सुतार जो अगर गुजरात की सबसे ऊंची जो अगर कहा जाए प्रतिमा बनाई, और ऐसे जो है अगर कहा जाए आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। एक और जैसे लिखा ना कि 1925 वर्तमान महाराष्ट्र के धुले जिले में जन्मे सुतार मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से आर्किटेक्चर में स्वर्ण पदक विजेता है। ये क्वेश्चन अपने को याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको यूनिक दे रहा हूँ, यूनिक क्वेश्चन आएगा तो नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो स्टेचू, हाँ, आप अगर राजस्थान वगैरह का पीएससी का तैयारी कर रहे तो आएगा। एक चंबल देवी की प्रतिमा है, आप इंटरनेट पे टाइप करिएगा चंबल देवी स्टेचू राम सुतार, तो आपको मिल जाएगी। मतलब उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसे सिंपल आप कीवर्ड टाइप कर लीजिएगा यहाँ पर, चंबल देवी की प्रतिमा राम सुतार। वो सुधार की जगह सुतार ले लेगा, वो तो एक्चुअल इंटरनेट है, ढूंढ ही लेता है यहाँ पर। तो ये आपको, हाँ, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार वास्तव में चंबल स्मारक में बनाई थी। हमारे यहाँ नहीं है एग्जैक्टली, है ना, है गांधी सागर पर, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं आती है। तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने वाले यहाँ पर, तो अगर हम इसे किसी भी आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें उस चंबल, ये लिखा ना चंबल, जो अगर कहा जाए कि 1961 में गांधी सागर बांध पर स्थापित देवी चंबल की 45 फुट ऊंची प्रतिमा उन्हीं के द्वारा जो है वो बनाई गई थी, उसी से पहचान बनाई गई, है ना। तो ये मतलब एक यूनिक सा क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे कोई पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल अगला क्वेश्चन तो मुझे जो है वो, ये पिक लिखा गया, पीक है वो एग्जैक्टली, है ना, जो अगर कहा जाए हिंदी में पिक हो गया। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं? पहला, रोजगार, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन तो अगले 1 साल तक आएगा। रोजगार गारंटी को प्रति ग्रामीण परिवार बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, बिल्कुल सही है यहाँ पर। रोजगार सृजन को 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया, मैं बताऊंगा अभी कैसे, वो भी सही है। योजना का 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि योजना को अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, वो अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे।
और अगर कहा जाए कि कृषि कार्यों की चरम मौसम या पीक सीजन प्रति वर्ष अधिकतम 60 दिन से अधिक कार्य नहीं, मतलब में 60 दिन कार्य नहीं कराया जाएगा। यानी जो बोनी का समय होता है, कटाई का समय होता है, उस समय क्या होता है, लेबर की इश्यूज रहती है। तो उस समय सरकार ने कहा कि भाई लेबर की प्रॉब्लम्स होती है, तो हम अगर इसको रोक दें तो हमें पर्याप्त मात्रा में लेबर मिल जाएगी, इसीलिए वो 60 दिन का जो पीक टाइम होता है उसको इससे अलग रखा गया। अब इसकी खासियत क्या है, तो पूरा बिल तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन इस बिल का कुछ हिस्सा हमारे काम का है। वो हिस्सा मैं जो है वो आपको जो है वो दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए मैं इसकी एक पीआईवी से ही इसको आपको दिखाता हूँ, इस बिल का कुछ। अब देखिए ध्यान से ना, पहले तो समझ लीजिए। अब तो कंट्रोवर्सी तो है, अब देखिए वो कंट्रोवर्सी पे मेरे को कोई लेना देना नहीं है अभी। मेरा ये मानना है कि अभी एक एज ए स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है ना। तो विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025, ठीक है। अब मालूम होगा कि वो तो पास हो ही गया है, पूरी प्रक्रिया बस होने ही वाली है उसमें। हमारे काम का क्या है, पहला हमारे काम का जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि इसमें 60 दिन का जो है लॉकिंग पीरियड एक रखा है इसमें, कि भाई जो पीक आवर है उसमें हम पुश कर देंगे, मतलब कि इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जो 100 डे था उसको 125 डे कर दिया यहाँ पर। दूसरा इसमें क्या करा है कि सेक्टर्स को तय कर लिया कि भाई हम किन सेक्टर्स को करेंगे, तो इनमें प्रायोरिटी पर 4 सेक्टर रखे। ये लिखा ना कि रोजगार सृजन को 4 प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से। कल को आप मेंस में लिखो तो आप लिख सकते हो, जितना मैंने कहा ये अपने आप में मेंस का पूरा कंप्लीट आंसर है, कंप्लीट। कुछ भी छेड़ नहीं करना है, जितना मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख दो। कि जल संबंधी कार्यों, ठीक है, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना जैसे नाली है, रोड है, आपके पुल हैं, ये सब जो अगर कहा जाए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा यहाँ पर, और मौसम के बदलाव के असर वाले कामों को इसमें हमने जोड़ा। ये इसकी विशेषता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी इसमें काम हुआ, इसमें स्टेट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जितनी नॉर्थ ईस्ट की और हिमालयन स्टेट्स हैं उनको 90% फंड केंद्र देगी, 10% जो है वो स्टेट को देना है, जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। जितनी अदर स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरी जिनके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो अगर कहा आ जाए कि संघ शासित क्षेत्र जिनके पास खुद का अपना विधानसभा है, जैसे दिल्ली है या पुडुचेरी है, उनमें हमने देखा 60-40 का रेस होगा, 60% केंद्र देगी, 40% वो खुद लगाएंगे। और जितनी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, यानी उनका खुद के पास कोई विधानसभा नहीं है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर है। इस तरह से इसमें बदलाव किया गया। एक्चुअल क्या है, इस योजना में जो मनरेगा थी उसमें लीकेज बहुत है, शुरू से ही लीकेज बहुत है, मतलब उसमें करप्शन के भी इतने आरोप लगे कि आप सोच नहीं सकते। उसको कम करने का एक थोड़ा सा तरीका ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबल बना लें, कि अगर हम भाई 100 रुपए दे रहे हैं, तो स्टेट तो उसको मनमर्जी खर्च कर रहा था, उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी था। अब हमने 40 रुपया जो अगर कहा जाए स्टेट से का खुद खर्च करो, तो थोड़ी मॉनिटरिंग खुद भी तो करे। तो इस तरह से विकसित भारत जी राम जी बिल आया। इसके क्या बेनिफिट्स होंगे वो तो अभी जब बिल फाइनल आ जाएगा एक्ट, ठीक है, तब हम एक बार और डिस्कशन कर लेंगे। हाल फिलहाल जो बुनियादी बातें इसमें रखी गई, वो बुनियादी बातें मैंने आपको समझा दी, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी, ठीक है। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, तो ये 8वीं जनगणना होगी। क्यों होगी, ध्यान से देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने की योजना को मंजूरी दी, ठीक है, ये एक है, हो गया। और ये अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जिस समय इसकी प्रक्रिया शुरू होगी उस समय आपके पीएससी का पेपर बन रहा होगा, या उसका अप्रैल मई में जो भी एग्जाम्स होंगे उनका पेपर बन रहा होगा। यूपीएससी तो यूपीएससी का पेपर बन रहा होगा। तो निश्चित रूप से इससे कोई ना कोई प्रश्न जो है वो बन सकता है। तो टेक्निकली आपको दिख रहा होगा, जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद की 8वीं जनगणना है। अगर ये 8वीं है, यानी 1951 से ये 8वीं होगी, तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए 7वीं होगी, क्योंकि 1951 की जनगणना में जब हम शामिल हुए मध्य प्रदेश से, तब तो मध्य प्रदेश था ही नहीं। मध्य प्रदेश तो 1956 में अपने मूल वर्तमान रूप में अस्तित्व में आया है। तो हम इस तरह से वहां पर इमेज कर सकते हैं कि अगर वो स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछे तो कौन सी होगी। आप किसी दूसरे राज्य का करंट अफेयर्स का पढ़ रहे हैं, यूपी का या किसी का, तो वहां के हिसाब से पूछे तो वहां आप आंसर ढूंढ सकते हैं कि क्या होगी। ऐसे ये क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अगला 1 लाइन का, इसमें समझने वाला नहीं, मतलब ये वाला क्वेश्चन समझने वाला नहीं, कि हाल ही में मध्य प्रदेश के म्याना स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया।
ये स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये गुना जिले में है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि राष्ट्रपति ने म्याना रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। गुना में स्थित म्याना स्टेशन ने एलईडी लाइटिंग, ठीक है, बीएलडीसी पंखे और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम के जरिए 9,687 यूनिट की बचत की। अब ये तो बेबुनियादी बात है, ठीक है। बाकी मिला है अवार्ड तो ठीक है यहाँ पर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने प्रेस रिलीज में डाल रखा है, एमपी ने भी डाल रखा है। थोड़ा स्पेलिंग अलग अलग है दोनों की, इसमें मयाना लिखा है, उसमें मियाना लिखा है। मैं गया नहीं इस स्टेशन पे, तो इसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, बट है यही। अगला है चिली। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, इसका आधा हिस्सा मैंने पिछले वीक कराया। वहां मैंने पुरुष, अगर कहा जाए, FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बताई थी, जिसमें मध्य प्रदेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो मद्रास, मतलब तमिलनाडु के चेन्नई और मदुरई में आयोजित हुई थी, पुरुष। ये ध्यान रखिएगा, है ना। उसमें हम, जो अगर कहा जाए, मेडल टैली में अपनी जगह बना पाए थे, ब्रॉन्ज मेडल में। ये जो इवेंट हुआ है, ये हुआ है फीमेल्स के लिए, ये हुआ है चिली के सेंटियागो में। और इसमें मेडल टैली में हम अपनी जगह नहीं बना पाए। ये ध्यान रखिएगा, इसमें विनर है नीदरलैंड, और उसके बाद फिर जो है वो अर्जेंटीना और अन्य। तो नीदरलैंड, अर्जेंटीना और बेल्जियम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है। FIH जूनियर वुमेन्स, ठीक है, वर्ल्ड कप अगर कहा जाए, सिटी ऑफ सेंटियागो 2025, ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। वुमेन्स की हुई सेंटियागो में, और मेल्स की हुई चेन्नई में। चेन्नई और मदुरई में उसके अलग अलग इवेंट्स हैं। मेल जो अगर कहा जाए, मेंस वाली जो है, उसमें हम अपनी जगह बना पाए, ब्रॉन्ज मेडल हमने लिया। फीमेल वाली में हम अपनी जगह नहीं बना पाए, उसमें हम कोई भी मेडल टेली में नहीं है। जो पिछले वीक के करंट अफेयर से अगर आप लिंक करोगे, उसमें मैंने पढ़ा है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करना, लिखना एक जगह। और क्लैश मत करना, क्लैश कर दोगे तो एग्जाम में जो है वो हमेशा ऐसे क्वेश्चन जिस जो ओवरलैप हो जाए, तो वहां स्टार बना के लिख लेना चाहिए कि इसमें ये समस्या एग्जाम हॉल में हो सकती है, ये बाय बैड लक गलत हो सकता है। तो लिख लिया जाए तो उसका बेनिफिट है। हाल ही में बॉम्बे जिम खाना ने अपने 150 वर्ष पूरे किए। इसका संबंध, इसलिए मैंने कहा कि जिम खाना लिखा तो तुम जिम मत मार देना, है ना। ये एग्जैक्टली एक स्टेडियम है और एक क्लब है, दोनों चीजें हैं। क्रिकेट का ग्राउंड भी यहाँ पर, एक क्लब भी है, और काफी चर्चित है। स्क्रीन पे दिख रहा है। खेल जगत की गौरवशाली विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिराजे M सिंधिया ने बॉम्बे जिमखाना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बॉम्बे जिमखाना की स्थापना 150 वर्ष। अब ये तो नहीं पूछेगा कि बॉम्बे जिमखाना कहाँ है, कि बॉम्बे में है कि दिल्ली में है कि कलकत्ता में, है वो कॉमन सेंस में दिख रहा है। बट बॉम्बे जिमखाने का संबंध किससे है? तो इसका अपना एक रिच हेरिटेज है। ये क्लब की भूमिका में भी है, इसके पास एक ग्राउंड भी है, ऐसे बहुत सारी। तो आपको दिख रहा होगा कि सन 1800, हाँ ये भी पूछ सकता है कि बॉम्बे जिमखाना की स्थापना कब हुई। सन 1875 में स्थापित बॉम्बे जिमखाना भारत की खेल सामाजिक विरासत का एक विशिष्ट स्तंभ रहा है, जिसने पीढ़ियों से खिलाड़ियों का पोषण किया है, साथ ही सांस्कृतिक खेल गतिविधियों के लिए एक जीवंत केंद्र के रूप में कार्य किया है। 150 वर्ष के दौरान इस संस्था ने खेल भावना, सौहार्द, सामुदायिक जुड़ाव, ये PIV का प्रेस रिलीज है। फिर अगला जो है, अगर कहा जाए, हाल ही में राजकुमार गोयल को निम्नलिखित में से किस पद पर नियुक्त किया गया? मोस्ट IMP क्वेश्चन है आने वाले। तो आपको दिख रहा है, राजकुमार गोयल बने मुख्य सूचना आयुक्त। अब देखिए यहाँ मुख्य सूचना आयोग से अपने को फ्री फोकट का क्या क्वेश्चन मिल गया। अगर हम इसी आर्टिकल को पढ़े, तो एक तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तैयार हो गया कि वर्तमान में किसे मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, तो राजकुमार गोयल को। दूसरा स्टैटिक पढ़े, तो आपको दिख रहा होगा, यहां से मैं पढ़ता हूं, ठीक है। राष्ट्र, देखो पहले तो ये हो गया कि अपॉइंटमेंट किसने करी, राष्ट्रपति ने करी, तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दूसरा, राष्ट्रपति, यहां समझिएगा, राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर करते हैं, ये दूसरा हो गया। यही चीज अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते तो हम कह देते हैं कि राज्यपाल, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पे करते हैं। समिति में दो अन्य और सदस्य होते हैं। इस प्रकार हमें समझ पड़ा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और अदर इंफॉर्मेशन कमीशन की अपॉइंटमेंट के लिए एक 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता, जो अभी राहुल गांधी जी हैं,
और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मोस्टली इसमें गृह मंत्री होता है, ये मिलकर तय करते हैं कि किसे अपॉइंट करना है। अधिकतम मुख्य सूचना आयुक्त के साथ जो सूचना आयुक्त हो सकते हैं उनकी संख्या हो सकती है 10, जैसे अभी यहाँ 8 है, ये मैक्स टू मैक्स 10 जा सकती है। राज्य के लिए भी यही प्रावधान है, केंद्र के लिए। तो आपका एक रिवीजन हो गया कि अगर वो प्रश्नकर्ता आपसे पूछ ले कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, कमिश्नर है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए जो 3 सदस्यीय पैनल है उसमें कौन शामिल नहीं होगा, तो आपको समझ पड़ गया कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लोकसभा स्पीकर नहीं है, ठीक है, एक कैबिनेट मंत्री है और प्रधानमंत्री की तो अध्यक्षता में बनेगा। सेम के सेम वर्ड आपको स्टेट में लेना है राज्य के लिए। तो आप एक करंट अफेयर्स का एक सिंपल क्वेश्चन वहां पर तैयार कर रहे हैं कि हाँ भैया, जो अगर कहा जाए कि फलाने व्यक्ति को अभी अपॉइंट किया गया, ये हमको तो दिख गया कि राजकुमार गोयल को अपॉइंट किया गया, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीजें यहाँ पर ऐसे रिवाइज होगी। तो जो न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे अभी दैनिक जागरण की खबर है, अगर हम कोई भी समाचार पत्र, आप अगर यही समाचार पत्र पढ़ते हैं तो आपको समाचार पत्र से भी चीजें बहुत ज्यादा पकड़ में आ जाती है, यार ये जो अगर कहा जाए कि इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सकते हैं। अगला है, हाल ही में संगीता बरुआ पिशारोती को निम्नलिखित में से किसकी पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। कुछ इसके ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। संगीता बरुआ पिशारोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना। अगला वन लाइन का है, याद रखिएगा। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने के कारण चर्चा में रही पहली महिला अधिकारी साई जादव। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले तो अपन देखें, आज तक की न्यूज हमने लिया, ठीक है भाई, न्यूज इसलिए कि कम से कम आपको ये पता चले कि न्यूज चैनल किस तरह की चीजें दे रहा है। 23 साल की साई अवादा 93 साल के इतिहास में आईएमए से पास आउट होने वाली पहली महिला अफसर। तो पहला हो गया कि आईएमए कहाँ, ये क्वेश्चन हो गया देहरादून, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कि आईएमए की स्थापना कब हुई? तो ये दिख रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इन 1932। तो आपको देवेंद्र फडणवीस का एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा गया एक ट्वीट है कि ब्रेकिंग 93 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए, उन्होंने तो मराठी जगह चाहे वर्ड से ले लिया, अपने अपने नजरिए हैं उनके। तो टेक्निकली अगर कहा जाए, सी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, बिकम द फर्स्ट वुमन ऑफिसर कैडेट टू पास आउट आईएमए इन 19 ईयर्स। तो आईएमए की स्थापना 1932 में हुई। आईएमए देहरादून में है। साईं जादव पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। तीनों चारों क्वेश्चन लिंक हो सकते हैं। फिर है, ये मैंने पिछले वीक भी पढ़ाया था जब इवेंट चल रहा था, कि भारत ने चेन्नई में किस देश को हराकर पहला SDAT स्क्वैश विश्व कप जीता? हांगकांग। ठीक है, हमने तो आपको देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय स्क्वैश टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। नीचे आपको दैनिक भास्कर की न्यूज, मैं तो दैनिक भास्कर ही ज्यादा पढ़ता हूँ लोकल न्यूज़पेपर में। तो चेन्नई के एक्सप्रेस एनव्यू मॉल में खेले गए स्क्वैश वर्ल्ड कप चैंपियन में भारतीय जो टीम ने हांगकांग को हराया। और बस इतना ही आपने को याद रखना है। और स्क्वैश से जुड़े हुए खिलाड़ी का नाम याद रखना है, जोशान चिनप्पा। ये हमारे लिए एक नाम हो सकता है, बाकी हमको कोई लेना देना नहीं। अगला है 12 से, ये एमपी के लिए, 12 से 14 दिसंबर को मध्य प्रदेश भवन में मध्य प्रदेश उत्सव 2025 आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश भवन कहाँ है? आंसर, जो अगर कहा जाए, न्यू दिल्ली। देखो, एक है मध्यांचल लोक, ये है मुंबई में। एक है मध्य प्रदेश भवन, ये है नई दिल्ली में। अब ये मैंने क्यों लिया, तो कैसे रिवीजन होता है, देखिए ये एक प्रेस रिलीज है 13 दिसंबर का। इसमें क्या लिखा है कि इसमें हमने कुछ चीजें प्रदर्शित करी, क्या? जैसे आगर मालवा का संतरा, नरसिंहपुर का गुड़, धार की ब्लूबेरी, रियावन लहसुन, इंदौर का मालवी गराड़ू गराड़ू, खरगोन की बेड़िया की लाल मिर्च, सिवनी का सीताफल। ये हमारा रिवीजन हो गया। अब आप खुद सोचिए, कभी आप जाइए एमपीपीएससी का 2 या 3 हफ्ते पहले कोई पेपर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन आया, कुंभराज की धनिया। ये उसमें आया, गुना जिले के पाले हाउस गुलाब, कुंभराज की धनिया, दोनों गुना जिले से जुड़े हैं। तो उस संचालक जिला गुना गुला जिले, सॉरी, गुना जिले ने क्या क्या चीजें यहाँ पर की। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कुंभराज की धनिया, थाई पिंक अमरूद, और पाली हाउस के गुलाब। ये मतलब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यही वाला क्वेश्चन पूछा था, अभी पता नहीं किस एग्जाम में था, मुझे याद तो नहीं आ रहा यहाँ पर।
हाल ही में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, ठीक है, अथानी में, ये अथानी नहीं है, गलती से टाइप हो गया, अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक भव्य 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये स्थान किस राज्य है? क्या होता है कि अगर मान के चलो स्टेट नहीं पड़ा तो महाराष्ट्र ही दिमाग जाएगा, तो ये कर्नाटक में है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अथानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके अलावा जो अगर कहा जाए, हमारे लिए ज्यादा कुछ काम का है नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट शिवाजी महाराज के बारे में हमें बहुत अच्छे से सब चीजें पता है, और अभी ऐसा कुछ न्यूज में नहीं है कि हम देखें। हाल ही में चर्चा में रहा, चर्चा में तो क्या, ये डील तो बहुत पहले से है ना। अभी इसकी खेप हमको मिली है, यानी जो अगर कहा जाए हेलीकॉप्टर हमको मिले हैं, और वो भी उनका कलर भी बिल्कुल राजस्थान के हिसाब से सैंडी कलर के दिए हैं बिल्कुल उनको। तो न्यूज में है, इसीलिए A64E अपाचे, या तो वो ये पूछेगा AH64E क्या है, तो ये हेलीकॉप्टर है। दूसरा पूछेगा कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत को किस देश से मिले, तो ये अमेरिका से मिले। ये दोनों क्वेश्चन लिंक हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, भारत क्या अमेरिका से कबाड़ खरीद रहा है, इस देश में उड़ते टैंक अपाचे से किया किनारा। ठीक है, अगर कहा जाए तो भारत में कब किया था अपाचे सौदे? भारतीय सेना ने 2020 में अमेरिका के साथ 6 अपाचे AH64E हेलीकॉप्टर का सौदा किया था, डस डस डस, और अभी न्यूज में है इसीलिए। अगला क्वेश्चन अजीबोगरीब क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अटल जी के जन्म को कहाँ से जोड़ते हो, तो सभी ग्वालियर बोलेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जैक्ट जगह जो है वो है बटेश्वर। अब क्यों है तो समझें। हाल ही में चर्चा में रहा बटेश्वर स्टेशन निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? अटल जी, योगी आदित्यनाथ, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो देखें, सांस्कृतिक दो प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट के। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के बटेश्वर स्टेशन को B श्रेणी का स्टेशन में परिवर्तित कर दिया गया। वो अभी हमारे लिए नहीं है कि B A श्रेणी, एग्जाम वाले कोई ले, तुमको जो अगर कहा जाए रेलवे में किसी स्टेशन मास्टर नहीं बनाना अभी उसको, तो B A श्रेणी को छोड़ दो अभी। हमारे लिए है कि हाँ, जगह चर्चा में आ गई। तो बटेश्वर का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व बहुत अधिक है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जी की जन्मस्थली है, जो इस स्थान के महत्व को बढ़ा देती है। बटेश्वर अपनी प्राचीन विरासत के लिए यमुना नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक शिव मंदिर शामिल है। एक बटेश्वर जो अगर कहा जाए, हमारे यहाँ भी है बटेश्वर टेम्पल ग्रुप, ये उससे अलग जगह है। ठीक है, वो तो 200 टेम्पल्स है वहां पर, वो अलग चीज है। ये क्षेत्र अपने धार्मिक, और बटेश्वर पशु मेला ये हमारे लिए काम का नहीं है। और दूसरा, ये रेलवे का प्रेस रिलीज है, दोनों ही प्रेस रिलीज को पढ़िए आप। बटेश्वर आस्था, विरासत, ठीक है, और विकास का संगम, प्राचीन शिव मंदिरों की भूमि एवं भारत तथा अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जगह कहा जाए स्थली। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बटेश्वर किसका जन्म स्थल है, जैसे वो नवसारी पूछ लिया अभी किसी एग्जाम में, जो अभी हमारे वर्तमान गवर्नर हैं उनका। तो आप कंफ्यूज हो गए, हमने तो ग्वालियर ही पढ़ के आए। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको परेशान करते हैं एग्जाम हॉल में, हमेशा याद रखिएगा। अटल संस्मरण बुक किसके द्वारा लिखी गई? ये अभी अशोक टंडन की बुक है, काफी न्यूज में है, स्क्रीन पे दिख रहा है। PM रहते हुए अटल जी की सुरक्षा में हुई चूक, अटल संस्मरण पुस्तक में इसका उल्लेख है, अशोक टंडन ने इसको लिखा है। ये बाकी जो तीन पर्सनालिटी, इनका भी अटल जी से ही संबंध था। ब्रजेश मिश्र, शिव कुमार पारेख, शक्ति सिन्हा। मैं एक के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको मालूम होगा कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो ब्रजेश मिश्र थे पहले। और ब्रजेश मिश्र वही व्यक्ति हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र के बेटे हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस के जाने माने अधिकारी, और हमारे मध्य प्रदेश के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्र, जिनका संबंध जो है वो जबलपुर से था, उनके बेटे थे ब्रजेश मिश्र। ये ध्यान रखिएगा। तो वो अटल जी के समय ही, जगह कहा जाए, उस पद पर जगह कहा जाए अपॉइंट हुए थे। तो ये तीन मैंने इसलिए बताया कि तीन नाम भी मैंने वो लिए जो अटल जी के समय उनके सेक्रेटरी या किसी पद पे रहे। यहाँ पर अगर कहा जाए तो, जैसे आप एक प्रश्न कैसे आते हैं, अगर मैं एक सिंपल कीवर्ड मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दूं, यहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये हमने कीवर्ड टाइप किया इंटरनेट पर, तब हमको यहाँ पर ये मिला कि भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश चंद्र मिश्र, ब्रजेश मिश्र याद रखिएगा। और उन्होंने नवंबर 1998 में, सबको मालूम है कि ठीक है, 98 से 2004 तक जो है वो अटल जी देश के जो है वो प्रधानमंत्री थे जब।
तो मैंने जो चारों ऑप्शन लिए हैं वो चारों ऑप्शन भी उसी से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो है वो मेहर कैस्टिलिना का निधन हो गया, वन लाइन का, अगर आप याद रखना चाहो तो, नहीं तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं पूरा रीड भी नहीं कर रहा हूं। वे भारत की पहली आधिकारिक फेमिना मिस इंडिया थी। देखो, मिस इंडिया तो इससे पहले भी बनी, पर ऑफिशियली फेमिना मिस इंडिया वो थी। हाँ, मिस वर्ल्ड आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि बड़ा इवेंट था, तो रीता फारिया का नाम तो सबको जो है वो याद रहता है। तो क्या मिस फेमिना मिस इंडिया का नाम याद है? नहीं है। तो अभी न्यूज में उनका निधन हो गया, देश की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टोलिना का निधन। तो उस नजरिए से कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी मुझे लगा कि आप चूंकि वो सब काम कर रहे हैं ना, इसीलिए क्वेश्चन है। जैसे 26 ग्रामीण, अब ये क्वेश्चन पुराना उठाया नए से लिंक करके, ध्यान से देखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होंगे। 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को किस तिथि को अधिसूचित किया गया? तो ये अधिसूचित हुआ था 8 अप्रैल को। ध्यान समझिएगा, पहले तो ये समझिए क्यों आएगा। अभी क्या करा कि इन ग्रामीण बैंकों का एक ही लोगो जो है तैयार किया गया, ये आपको दिख रहा है 18 दिसंबर का प्रेस रिलीज। तो अभी आपको मैं रीड करके दिखा रहा हूँ कि वन स्टेट वन आरआरबी, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण के सिद्धांत के चलते वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एकीकरण किया, जो 1 मई 2025 से प्रभावी। अब ध्यान से समझना जो प्रश्न कह रहा हूं। जो है फाइनल अधिसूचना इनके एकीकरण की कब हुई? अधिसूचना, नोटिफिकेशन 8 अप्रैल 2025 को। ठीक है, ये 5 तारीख से 8 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली, अलग अलग फेसेस में। ठीक है, और ये प्रभावी कब से हुआ, यानी ये काम कब से करने लगा? तो 1 मई 2025 से। आप देखना, ज्यादा तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप 2025 का पीएससी का प्री का पेपर दे के निकलने के बाद शायद देखना तो मिल जाएगा, मेरा विश्वास जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे मुझे याद है कि एक बार एक करंट अफेयर्स में मैंने टॉपिक पढ़ाया था कि जो ओम्बुड्समैन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम थी, उसमें एनबीएफसी के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए जो अलग ओम्बुड्समैन स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने बताया था कि ये अलग सेपरेट ओम्बुड्समैन लाए तो ये आएगा। तो वो क्वेश्चन आया था। अभी जैसे अब तो खैर वो खत्म हो गया, अब तो एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन है, डिजिटल ओम्बुड्समैन, बैंकिंग ओम्बुड्समैन और एनबीएफसी को मिलाकर, तीनों को मिलाकर एक ही ओम्बुड्समैन काम कर रहा है इस समय। लोकपाल, देसी भाषा में कहें बैंकिंग लोकपाल। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि यार अभी वो लोगो भी बना दिया उन्होंने एक अलग। तो ये क्वेश्चन आपको रोल प्ले कर सकता, तो यहाँ पर मैंने ओरिजिनल प्रेस रिलीज भी लगाया। क्या आपको दिख रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, देखो ऐसा है कि देश में जब आपातकाल लगा था तो उस समय इंदिरा गांधी ने 2 अक्टूबर 1975 को, मैं आपको 2 लाइन में एक अनोखी स्टोरी सुनाता हूँ याद रखने के लिए। क्या हुआ कि जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद हमारे पास कोई नेशनलाइज बैंक नहीं था। हमने पहली बैंकिंग की नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करी, ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। फिर उसके बाद 1955 में हमने जो इंपीरियल बैंक था उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1955 में स्टेट बैंक में कन्वर्ट कर दिया 1 जुलाई को। अब लगा कि किसानों को मुख्य धारा में लाना है, तो पूरे बैंक, प्राइवेट बैंकों पे दबाव डाला। जब बैंक दबाव में नहीं आए तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा 1969 में। उससे इंदिरा गांधी से नाराज हो गए मोरारजी देसाई और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। बाद में वो देश के प्रधानमंत्री बने, छोड़ने का फायदा भी मिला उनको। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि यार 14 बैंक राष्ट्रीयकृत कर दिए, अब तो कुछ हो जाए। लेकिन बैंक तो कमर्शियल था, वो कहाँ समझने वाला था चीजों को। फिर इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान निर्णय लिया कि हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाएंगे। तो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को गठित किए, एक अध्यादेश पारित कराया राष्ट्रपति से। बाद में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 पारित हुआ, और उसके तहत जो है वो रीजनल रूरल बैंक काम करने लगे। इनके 3 हिस्सेदार बना दिए। एक, कोई भी अगर कहा जाए कि नेशनलाइज बैंक भारत सरकार का, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी भी आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कोई भी पोस्टर देख रहे हैं ना किसी गली कूचे में, उसमें 3 हिस्सेदार लिखे होंगे। तो हमेशा 3 हिस्सेदार होंगे उसमें, कोई भी। आप कभी भी जैसे मध्यांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, झाबुआ क्षेत्र, कोई भी आप देख लेना, उसमें 3 हिस्सेदार जो है वो आपको जो है वो देखने को जो है वो मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। तो वो किया, लेकिन वो ढाक के 3 पात, कुछ उत्साह हुआ नहीं। अंततः एक कमेटी अपॉइंट करी, शिवरामन कमेटी 1979 में। उसने कहा साहब ऐसा है, गांव के विकास तभी हो सकता है जब हम गांव में किसान और अधोसंरचनात्मक विकास करें।
तब जन्म हुआ 1982 में नबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। कभी नबार्ड को ध्यान से समझो, उसमें दो हिस्से हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल। ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए शुरू किया। और फाइनली जो है वो 1982 में नबार्ड आया। उसके पहले 80 में भी 6 बैंक राष्ट्रीयकृत की। ये प्रक्रिया चली, मतलब देख क्या होना, एक चरणबद्ध तरीके से कैसे चीजें हो रही हैं, वो अगर हम याद करें तो स्टोरी में चीजें सरल हो जाती, लगता है यार ये चीज ऐसी हो रही है। फिर भी तो क्या है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो तो स्टोरी सुनाने में भी कई बार मन अंदर से नहीं निकल पाती स्टोरी, लगता है कि जाए कि नहीं जाए। ओवरऑल कोशिश तो यही है कि सबसे बेहतर दें आपको। अगला है आसियान भारत पर्यटन, ठीक है, वी नियम कार्यक्रम या आसियान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ आयोजित हुआ था? भी गुवाहाटी। 1 लाइन का कहीं लिख के रख लेना, बहुत अंदर वाला क्वेश्चन जो है वो है नहीं, एक ही लाइन में आएगा, अंदर ज्यादा अपने को इसमें अंदर काम भी नहीं करना। सबका बीमा सबकी सुरक्षा, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। अभी तक बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई था, मतलब कि कोई भी कंपनी, विदेशी कंपनी 100% अपने नाम से बीमा नहीं बेच सकती थी। खुद देखो बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, टाटा, एआईजी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इफ्को, टोक्यो, इनके नाम में तो ध्यान से देखो, इंडियन कंपनी तो है, इंडियन है ही, लेकिन कोई विदेशी कंपनी आना चाहे, जैसे टोक्यो तो इफ्को टोक्यो, एआईजी तो टाटा एआईजी, ठीक है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब सरकार को लगा कि बीमा सब तक सुलभ होना चाहिए, और तभी होगा कि जब बड़े की प्लेयर्स इस मार्केट में आए। तो सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार बीमा कंपनियों को कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई? 100%। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी हो जाएगा, बहुत आईएमपी। तो बीमा कंपनियों में 100% तक वित्त विजय की अनुमति होगी, यानी अब वो इफ्को टोक्यो से, टोक्यो अलग होगा, इफ्को अलग होगा, टाटा एआईजी, मतलब ये तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन कोई नई की प्लेयर आना चाहे तो आ सकता है, ये हम मान सकते हैं। तो इसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। हर वीक जैसे हम कोई ना कोई एक मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ ही रहते हैं, तो हाल ही में किन देशों ने हरिमाऊ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत और मलेशिया के बीच में है। तो भारत मलेशिया, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही बनाता है। तो ये 1 लाइन का है, यानी ऐसे देखो, मैंने क्या बोला ना कि कुछ क्वेश्चन है जिनमें मैं क्या समझाऊं, समझाने वाला कुछ है ही नहीं। तो हमारे सामने है कि ये है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि यार भारत और मलेशिया के बीच में है, बस ये याद रखें। फिर अगले आते हैं ब्लाइंड्स वुमेन T20। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा है ना, ये क्वेश्चन होते हैं आड़े टेढ़े क्वेश्चन जो परेशान करते हैं एग्जाम में। ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीता है पहला, सबको मालूम होगा। 2025 में मध्य प्रदेश की कौन सी महिला खिलाड़ी शामिल थी? तो सुश्री सुनीता सराठे थी, सुश्री सुषमा पाटिल पटेल थी, दुर्गा येवले थी, उपरोक्त सभी थी। यानी इसका आंसर हो गया आपका उपरोक्त सभी। ये सब जो अगर कहा जाए इसमें शामिल थे। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से हम इसका प्रेस रिलीज देखते हैं। स्क्रीन पे आपको प्रेस रिलीज है जनसंपर्क का। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल मध्य प्रदेश की 3 महिला खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री निवास पर, ठीक है, उनसे मुलाकात करी। सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले। और उनकी इस उपलब्धियों के लिए तीनों खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे, वो जब भी किए जाएं, वो यहाँ पर है ना। इसमें 10 लाख रुपए नगद और 15-15 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट के रूप में दिए जाएंगे, जब भी हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले यहाँ पर, तो ये इससे रिलेटेड। सेम प्रेस रिलीज है डॉक्टर, ये भी प्रेस रिलीज बहुत अच्छा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु पशु योजना के तहत लाभार्थी को कितने दुधारू पशु की इकाई स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाता है? 5, 20, 25, 30। इसका आंसर है 25। आज जब सुबह यही करंट अफेयर्स मैं अपनी रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा था, तो किसी बच्चे ने कहा सर ये क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, वहां 25 को 20 कर दिया था, यानी कोई डिस्क्रिप्टिव नेचर का क्वेश्चन था। तो आपको ये 14 तारीख का प्रेस रिलीज है। इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत लाभार्थी को 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, हितग्राही 8 इकाइयां स्थापित करता है, यानी एक इकाई में अगर 25 पशु हैं तो टोटल कितने पशु हो सकते हैं? 8 में 200 पशु की डेयरी परियोजना स्थापित कर सकता है, ये अपने को याद रखना। क्या बेनिफिट मिलेगा? तो बेनिफिट भी लिखा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 33%,
अन्य सभी वर्गों को 25% तक अनुदान दिया जा रहा है। ये एक हो गया। तो अभी हमारे लिए हो गया कि योजना के बारे में, तो योजना शुरू हुई 25 अप्रैल 2025। 25 दुधारू पशुओं की प्रति इकाई के हिसाब से आपको 8 इकाई तक देंगे। तीसरा, योजना के तहत अधिकतम 8 इकाई यानी 200 पशु लगा सकते हो। एक इकाई में एक ही नस्ल के गौवंशीय और भैंसवंशीय पशु रहेंगे, यहाँ पर अलग अलग नहीं करोगे। हितग्राही के पास प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.5 एकड़ जगह कहा जाए कृषि भूमि होना जरूरी है। और जो अगर कहा जाए कि अन्य जो शर्त हैं वो भी। ऐसे क्वेश्चंस भी आजकल डिस्क्रिप्टिव नेचर के पूछे जा रहे हैं। अगला है 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राइफल इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन अच्छा है ना। अभी क्वेश्चन क्यों आएगा, देखिए पहले तो देखिए 68वीं जो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें जो पिस्टल इवेंट हुआ वो दिल्ली में हुआ, राइफल इवेंट हुआ वो हमारे भोपाल में हुआ, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी भोपाल की काफी फेमस है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसमें इस प्रेस रिलीज को देखें यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट क्यों है। प्रेस रिलीज में लिखा है कि भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, यानी ये राइफल इवेंट हमारे यहाँ हुआ है, पोजीशन स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड से अधिक स्कोर बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के बेटे इंटरनेशनल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हार्दिक बधाई। खरगोन जिले से हैं, पिछले हफ्ते भी हमने रजत पदक पढ़ा है, आपको याद होगा। राइफल इवेंट में एक जाने माने खिलाड़ी हैं। दो प्रेस रिलीज आपको दिख रहे हैं, दोनों में इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि वो जो अगर कहा जाए वर्ल्ड स्कोर से अधिक स्कोर बनाए हैं। इसीलिए शायद ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। मुझे लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये है। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 17 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन भोपाल। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, वन लाइन का, हर साल भोपाल में ही लग रहा है। अब पेपर में तो डालना ही है, क्योंकि वन लाइन क्वेश्चंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप वहां के हिसाब से देखें। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक हो गया। आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए, ये पीएससी नहीं पूछ सकता या उस लेवल का। हाँ, अभी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। मैंने कहा ना, ऐसे क्वेश्चन जिनकी आइडेंटिटी जैसे चले, क्वेश्चन टूटते तारे जैसे होता है ना, कि थोड़ी देर ही दिखेगा, महीने 2 महीने अगर कहा जाए क्वेश्चन अपनी आइडेंटिटी बना के रखेगा। जैसे 68वां वाला ये क्वेश्चन आ सकता है अभी, उसमें सब इंस्पेक्टर में। वन मेले वाला आ सकता है। ये आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन जनजातीय आंचल में जो है वो चिकित्सा सेवाओं से जुड़ा हुआ 18 दिसंबर 2025 का मुख्यमंत्री निवास भोपाल, ये आ सकता है। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूएनईए, अगर आप फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट सर्विस की, तो यूएनईए 7 का संबंध निम्न में से किस एक के साथ है। पर्यावरण संरक्षण, खेल, फिल्म, कला संस्कृति, तो पर्यावरण। अब आप कहोगे हमने क्यों लिया, तो पहले तो ध्यान से देखें हमने क्यों लिया। नैरोबी में चल रहा है, देखो पहले तो याद रखिएगा 1972 में इंसान पहली बार जब सो के उठा मतलब कि हमने स्टॉकहोम में क्लाइमेट चेंज की पहली कॉन्फ्रेंस करी, है ना। 5 जून को वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए हर साल हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। उस सम्मेलन में हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को अपनाया, और केनिया के नैरोबी में उसका हेडक्वार्टर है, जो 50 वर्ष पूरे कर चुका है। ये ऑलमोस्ट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, वहीं चल रहा है। अब उसमें अभी जो डिस्कशन हुआ, उसमें जंगलों की आग, ठीक है, यानी फॉरेस्ट फायर को कैसे मैनेज किया जाए, इस पे भारत ने पूरी एक रणनीति दी है, जिनको इन्होंने अपना लिया। तो कल को अगर आप फॉरेस्ट सर्विस का, पीएससी में तो नहीं आएगा, फॉरेस्ट सर्विस का मेंस पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अमृत हो सकता है। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो द 7th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईए took place from 8 to 12th of December at the United Nation Environment Program हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया, यहाँ पर। और इसमें यही बात के ऊपर चर्चा हुई, और इसमें अगर कहा जाए भारत का अपना एक भूमिका रही। अगला है, हाल ही में मखाना बोर्ड अपनी पहली बैठक के कारण चर्चा में है। ऐसे भी बिहार के मखाने बहुत चर्चा में हैं। ठीक है, बिहार चुनाव के समय याद होगा कि राहुल गांधी जी पानी खेत में जो है तालाब में कूदे भी थे, काफी चर्चा में भी था वो दृश्य। मखाने बिहार के इलेक्शन में काफी चर्चा में रहे। पूर्णिया बिहार में ये शुरू हुआ। हमने क्यों लिया, तो आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक, यानी हम राष्ट्रीय मखाना बोर्ड काम करने लगा। कहाँ से ऑपरेट हो रहा है,
या तो वो डायरेक्ट स्टेट पूछेगा या जगह पूछेगा। और जिनको ना मालूम है उनको जानकारी दूं, मखाना कुछ और नहीं कमल ही है। जो लोटस होता है कमल, उसके बीज से मखाना तैयार होता है, लोटस सीड से। जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं ना मक्के से, वैसे ही लोटस सीड से। तो अगर आप इंटरनेट पर कभी लोटस सीड देखोगे, दिखा देता हूँ आपको कम से कम लोटस सीड। लोटस सीड यानी कमल के बीज, यही लोटस सीड हम खाते हैं मखाने के रूप में। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कुछ फोटो में आपको लोटस सीड जैसा दिख रहा है और कुछ में ये आपको यहाँ मखाने के रूप में दिख रहा है। बट चूंकि हम शुरू से मखाना बोल रहे हैं तो मखाने के रूप में देखें तो ये लोटस सीड ही है अपने आप में। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। और इसी तरह से ये दलदली क्षेत्र, तालाब आदि में जो है वो उसको लगाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? हाउ टू ग्रो लोटस फ्रॉम द सीड एट द होम डस डस डस। बाकी तो हमारे कोई काम का है नहीं, यानी इतना ही हमको जो है वो उसमें याद रखना था। यही कोई क्वेश्चन जो है चाहे तो पूछेगा। फिर अगला जो है वो है, हाल ही में चर्चा में रहा सागर प्राण। ये एक्चुअली मराठी पोयम है या गीत है। तो सागर प्राण जो है वो तालामाला था, ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई एक कविता है, जिसमें उन्होंने मातृ भूमि के प्रति जो है वो अपना नमन प्रस्तुत किया है। और ये अभी न्यूज में इसलिए है कि बी आपको देखा होगा इसमें एक पूरा आर्टिकल है दैनिक भास्कर में, पीआईबी पर और अन्य जगह पर। जैसे ये अमित शाह जी का है कि वीर सावरकर जी द्वारा रचित सागर प्राण तमलता मातृभूमि के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति की वह भावांजलि है जिसके शब्दों का वर्णन करना असंभव है। मन में जन्मभूमि के प्रति लगाव को भी गहरा, संवेदनशील और प्रांगण बनाने के लिए इस अमर गीत को 115 वर्ष पूर्ण होने पर आज अंडमान में श्री विजयपुरम में आदरणीय सर संचालक मोहन भागवत जी की गरिमा में उपस्थिति में यहाँ पर। अब हमें तो कहाँ हुआ ये तो हमारे लिए काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक हो गया कि वो पूछेगा कि ये सागर ये किसने लिखी है ना, मातृभूमि की वंदना। पता चले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो चटर्जी एक एग्जाम्पल दे दिया, दिमाग खराब हो गया, हमने वहीं वंदे मातरम से लिंक करके मारे यार। तो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन वाला भी जो है अगर कहा जाए गूगली फेंकता है, और हम जो है उसमें फंस जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हालांकि ये मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ वास्तव में इसमें मातृभूमि की बहुत अच्छे से वंदना है। मैं भी पहले, और एक्चुअल क्या है, इसका ज्यादातर कंटेंट जो है वो मराठी में ही इंटरनेट पर था। ठीक है, मतलब जो भी इसमें मिली यहाँ पर। तो यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध मराठी कविता गीत जिसका हिंदी अर्थ है, हे सागर मेरी आत्मा तड़प रही है। ठीक है, जिसमें वक्ता समुद्र से अपनी मातृभूमि वापस जाने के लिए मार्मिक पुकार करते हैं क्योंकि वह विदेशी भूमि पर अपनी धरती और माता के लिए व्याकुल है। जिसे उन्होंने जो है वो बाकी तो हम खुद आप पढ़ सकते हो, मुझे जरूरत नहीं है बताने की। तो ये उस नजरिए से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगला तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट हमने लिया इसलिए रेटिनोपैथी वाला, क्योंकि पहले तो देखिए, देखो रेटिना से ही आपको आंख समझ पड़ गया, हालांकि रेटिनोपैथी जो है वो डायबिटीज से होती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो छोटा सा है, पर कभी शायद ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले तो देखिए नीचे लिखा है, 16 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सामुदायिक मधुमेह रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम शुरू किया गया। तो ध्यान रखिए, जो दो डायबिटिक पेशेंट होता है आपके घर में, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो आप लगभग हर 4 महीने 3 महीने में एक बार उनका आई टेस्ट और किडनी वगैरह का टेस्ट जरूर कराया करो। क्योंकि क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कैलोरी रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं, ऊर्जा शरीर में कम हो जाती है तो सेल जल्दी डैमेज होते हैं। तो आंखों के अंदर तो करोड़ों की संख्या में हमारी जो आंख है उसमें दो तरह की सेल होती है। एक होती है रॉड सेल, एक होती है कॉनिकल सेल। कोन आकार की होती है, कोन जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वैसे, और एक रॉड। रॉड सेल से हमको रोशनी समझ पड़ती है, और कोन आकार की सेल से हम कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये सेल डैमेज होने लगती है तो हमारा, अगर कहा जाए एक नई समस्या हमको हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्लूकोमा। तो ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब एक कॉमन सेंस के लिए मैंने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार में किसी को ग्लूकोमा हो जाए, किसी की किडनी फेल हो जाए, कोई ऐसी समस्या जन्म ले। उसको रोकने का तरीका है कि टाइम टू टाइम स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग की जाए, जिससे हम उस बड़ी गंभीर समस्या को पहले ही रोक सकते हैं।
तो ये है। अगला है ट्रेवल प्लस लीजर जो है वो इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2025 में किस राज्य को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन। यार वाइल्ड लाइफ के लिए हम जाने जाते हैं ना, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य हमारे पास हैं। सबसे ज़्यादा टाइगर हमारे पास हैं, चीते हमारे पास हैं, लेपर्ड हमारे पास हैं। तो उत्तर भी हमारे पास है, मध्य प्रदेश है ना। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बना मध्य प्रदेश, अवार्ड मिला है। ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा, इतना याद रखना। अगला भी यूपी एमपीपीएससी की या ऐसे एग्जाम्स की वेटेज नहीं कि आप सोच सब इंस्पेक्टर वाला है पूछ ले, क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सम्राट पेरुविदुंगु द्वितीय का संबंध जो अगर कहा जाए किस राज्य से, तमिलनाडु। ये यूपीएससी में आईएएस में क्वेश्चन आएगा इस साल। क्यों आएगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तमिल प्रशासक पेरुविदंगु, ठीक है। अगर कहा जाए मौथरैया द्वितीय सम्राट सुवरन पर डाक टिकट जारी किया गया, और वह जैन धर्म के अनुयायी थे। और बाकी तो पूरा स्टोरी लिखा हुआ है। आप जब इसके बारे में, अगर आप यूपीएससी को पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। और अगर आप यूपीएससी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई इशू की बात इतना है नहीं। तो इस तरह से इस वीक के करंट अफेयर्स में हमने कुछ सब्जेक्ट के साथ टॉपिक्स को कवर किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे ये टॉपिक, और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस अब जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सबको। खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए सभी लोग। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच अभी हमारा शुरू ही हुआ है। सुबह रहता है 5:30 टू 7:30, बहुत ही बढ़िया एकदम रिदम में क्लास चलती है। मतलब आपको जैसे कहते हैं ना आनंद आने वाली क्लास है वो है। और पीएससी को अगर फोकस कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी, हेल्दी टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी। ठीक है, उसमें आपको वीकली करंट अफेयर्स जैसे यहाँ है, वैसे हम क्लास के लिए क्या डिस्क्रिप्टिव नेचर का पढ़ाते हैं। यहाँ कोई डिस्क्रिप्टिव यूट्यूब पे पढ़ना नहीं चाहता बच्चा, उनको एमसीक्यू चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो वहाँ मिल जाएगा। कोई आप में से असिस्टेंट प्रोफेसर को प्लान कर रहा है तो एमपीजीके का बहुत ही हेल्दी कोर्स है, कंप्लीट। गागर में सागर इतना पढ़ लो बस, हम तो ये उम्मीद नहीं करते कि इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना है आपको, उसमें कवर हो जाएगा पूरा आपका एमपीजीके ऑलमोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड करके बी आर एकेडमी का, नीचे उसमें स्टोर करके एक फीचर होता है, उस पर क्लिक करके कोर्स भी आपको बाय करना हो तो कर सकते हैं। बाकी यहाँ साथ बने रहिए। और कभी भी ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर्स है, ये अपने आप में एक अलग ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं हम, जिससे आपका करंट अफेयर से सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाए। अब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे जो अगर कहा जाए डिकोड करेंगे सिलेबस को। जो अगले हफ्ते दो एक्स्ट्रा वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ, एक तो डिकोड वाला मिलेगा, एक हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के। मैं पहला वीडियो आपको लेकर आ रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत के कुछ 20-25 क्वेश्चंस में बना रहा हूँ। और उसमें ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा यानी 1206 से 1526 यानी कि बाबर के आने तक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक की स्टोरी, क्या क्या घटा, कैसे घटा, क्या काम हुए, क्या रिफॉर्म्स हुए, वो सब एक क्वेश्चन में गागर में सागर में। अगर आपने 1-1.5 घंटे पढ़ लिया तो आपको दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाएगा। हर क्वेश्चन के साथ एक स्टोरी क्रिएट कर दूंगा कि कम से कम आपको याद करने में हेल्प रहे। तो नेक्स्ट वीक में आएंगे, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो जरूर देखिए, इनकी गंभीरता को समझिए, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपको वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।